हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को सीडीएस में गत वर्षों में पूछे गए केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करवाऊंगा, साथ ही साथ उनके कई मेजर कंसेप्ट्स सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ कि आप सभी सीडीएस के एग्जामिनेशन में पास हों। देश के फ़ौजी बनने का सपना हम सभी का रहता है और कई फ़ौजियों ने बहुत बड़े बड़े नाम कमाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी अपकमिंग जनरेशन इस तरह की सर्विसेज में जाए और देश का नाम ऊंचा करे, क्योंकि फ़ौज में जाने के बाद हमारे पास कई ऐसे अवसर आते हैं कि हम अपने देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं, हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं और हम कई तरह के कुछ अच्छे चीज़ें सीख सकते हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स हों या हम किसी इन्वेंशन की तरफ जाना चाहें। तो शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, ये रहा। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस। हम सब जानते हैं बायोगैस क्या चीज़ होती है, बायोगैस क्या किस लिए यूज़ होती हैं, बायोगैस के क्या यूजेस होते हैं। ठीक। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और आप जानते होंगे कि क्या होती है बायोगैस। तो बायोगैस कुछ नहीं होती, हम शब्द को तोड़ करके भी हम समझ सकते हैं कि क्या होती है बायोगैस। बायो मतलब होता है जैव और गैस होता है आपका गैस, कोई उड़ने वाली धातु। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बी। क्या मतलब है बायोगैस का? बायोगैस के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस वो गैस होती हैं जो जैव ईंधन होती हैं, जो किसी ऑर्गेनिक चीज़ से को सड़ाने के बाद जब उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बाद जो गैस निकलती है उसको बोलते हैं बायोगैस। जैसे काउडंग इज़ वेरी यूजफुल इन मेकिंग द बायोगैस। तो आइए आज हम इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं कि क्या है इसका मतलब। तो बायोगैस इज अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल दैट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसके डीकम्पोजिशन मतलब उसके सड़ने के बाद जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड गैस होती हैं वो कहलाती हैं आपकी बायोगैस। फिर व्हेन ऑर्गेनिक मैटर सच एज फूड स्क्रैप्स, यानी कि आपके खाने के जो छिलके रहते हैं, जो एनिमल का वेस्ट होता है, ये जब टूटते हैं एनारोबिक एनवायरनमेंट में, यानी कि वो एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, दे रिलीज अ ब्लेंड ऑफ गैसेस। अब जब वो ऑर्गेनिक मैटर टूटते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वो कई तरह की गैसेस को छोड़ते हैं। इन गैसेस, ये प्राइमरी जो गैसेस होती हैं टूटने के बाद वो होती हैं CH4, आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मेन गैस होती है बायोगैस के अंदर। ठीक है, क्यों होती हैं? बिकॉज दिस decomposition happens in an anaerobic environment. The process of producing the biogas is known as the anaerobic digestion. इसका मतलब है कि जब चीज़ें सड़ती हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट सड़ता है, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती हैं और इस प्रोसेस में बायोगैस बनती है। कुछ बायोगैस के कॉम्पोजिशंस के बारे में जानते हैं। बायोगैस के कॉम्पोजिशंस जो होते हैं उनमें सबसे प्रमुख होती है मीथेन गैस, जो आपको 50 से 74% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50% होती है। नाइट्रोजन 10% तक हो सकती है। हाइड्रोजन 1% हो सकती है। हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड होती है जो कि 3% होती है। और ऑक्सीजन तो सबसे कम होती है, 0.2%। हैंस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आई होप
आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आया होगा। आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार और सुने, आपको समझ में आएगा कि क्या हो इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स होते हैं। क्योंकि सीडीएस के एग्जामिनेशन में भले ही वो क्वेश्चन अलग अलग करके दे दें, मगर कंसेप्ट तो ज़िंदगी भर एक ही चीज़ रहेगा और उसी कंसेप्ट के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आप कंसेप्ट को ध्यान से पकड़ लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, फिर वो चाहे सीडीएस कैसे ही क्वेश्चन को घुमा ले। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू द फूड चेन एंड कॉजेज मैनी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यानी कि रेडियोधर्मी वो कौन सा रेडियोधर्मी सब्सटेंस है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस जाता है फूड चेन के थ्रू और कई तरह की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा कर देता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है स्ट्रोंटियम 90। आइए समझते हैं क्या है स्ट्रोंटियम 90। मतलब आयोडीन 131 एंड सीसियम 137, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके फूड चेन के थ्रू आपके अंदर आपकी बॉडी में घुस जाते हैं। कैसे घुस जाते हैं आइए देखते हैं। स्ट्रोंटियम 90, आयोडीन 131 एंड सीसियम 137, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस जाते हैं फूड चेन के थ्रू और कई तरह के साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द फूड चेन। तो जितने भी आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ये सभी के सभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। हमें सबसे पहले तो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो ये हमें समझ में आ गया। अब चूंकि ये सीडीएस है तो ये आप इसके साथ ये खेल नहीं कर सकते कि ऑप्शन से एलिमिनेट कर दें, वो हर ऑप्शन इसी तरीके से देंगे। तो कोई ज़्यादातर लोग सीसीएम में कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो स्ट्रोंटियम में कंफ्यूज हो जाएंगे। आयोडीन तो हम सभी खाते ही हैं, तो लोग सोचेंगे कि आयोडीन कैसे कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, मगर होता है। दूसरा सीसियम पानी में मिल जाता है, स्ट्रोंटियम ये भी हमें कई तरह के पानी में मिल जाते हैं। ये सीसियम जो रहता है वो तो एक मेटल ही रहता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक इमल्शन क्या होता है वास्तव में। एन इमल्शन कंसिस्ट्स ऑफ, यानी कि एक इमल्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इमल्शन के अंदर दो अलग अलग तरह के लिक्विड्स पाए जाते हैं। एन इमल्शन इज ए डिस्पर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स इनटू अनदर लिक्विड। देखिए ये दूध का पतीला, इसमें आपने अगर पानी मिला दिया तो ये बन जाएगा आपका इमल्शन। ठीक है, और ये क्या होंगे साथ में कोलाइडल सब्सटेंसेस सिस्टम होंगी। जनरली वन ऑफ टू लिक्विड्स इन इज वाटर एंड द अदर विच इज इमिसिबल विथ वाटर इज डेजिग्नेटेड एज ऑयल। यानी कि पानी है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में डालने के बाद भी नहीं घुलती। ठीक है, बस उनको बोलते हैं इमिसिबल विथ वाटर। जैसे कि है आपका तेल, आप अगर पानी में तेल डालेंगे तो तेल जो है वो ऊपर ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा आपको रंग बिरंगा। बस यही चीज़ होती है। तो आई होप आपको इमल्शन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक ऐसे ही एरोजोल होता है। एरोजोल होता है जब सौ एरोजोल AEROSOL, ठीक है। एरो का मतलब होता है एयर
और सोल का मतलब होता है सॉलिड, यानी कि जब किसी सॉलिड में होती है एयर, उसको बोलते हैं एरोजॉल। इमल्शन होते हैं दो अलग अलग तरह के लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से अब ये एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, मगर ये क्वेश्चन जितना आसान दिखता है उतना ही पेचीदा भी है। तो आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या इनमें निम्न में से कौन सी हैं। देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है सी, यानी कि हीटिंग ऑफ ए प्लेटिनम क्रूसिबल। आइए जाने क्या है ये, इसका डिस्क्रिप्शन जानते हैं। जब आप प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करते हैं तो वो कहलाता है आपका फिजिकल चेंज। क्यों होता है फिजिकल चेंज? सबसे पहले जानते हैं कि चीज़ क्या है। जब किसी के भौतिक परिवर्तन यानी कि उसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंजेस आती हैं, जैसे कि उसका शेप, साइज और कलर, तब वो कहलाता है आपका फिजिकल चेंज। यानी कि फिजिकल चेंज आर यूज टू सेपरेट द मिक्सचर्स into their component compounds but cannot be used to separate the compounds. Separate the compounds into the chemical element or the simpler compound. In such a change, no new substances is formed. सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखें कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। और फिजिकल चेंज में, जबकि केमिकल चेंज के अंदर आपको नया ऑब्जेक्ट देखने मिलता है। फिर फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, जैसे कि कोई चीज़ पिघलती है ना, जैसे कि मोमबत्ती है, वो उसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी, मगर उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज होंगे। फिर कोई सॉलिड से गैस बन जाना, जैसे कि आप कपूर को जलाएंगे, वो होता है सॉलिड, मगर जैसे ही आप उसे जलाएंगे वो बन जाएगी गैस। चेंज ऑफ स्ट्रेंथ, चेंज ऑफ ड्यूरेबिलिटी, चेंजेस टू फॉर्म द क्रिस्टल, और टेक्सचरल चेंजेस, शेप, साइज, कलर, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सब में जब चेंजेस आते हैं तो वो कहलाती है फिजिकल चेंजेस। तो आई होप आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत सारे के सारे क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके मेन कंसेप्ट को मैं आपको डिस्कस करूँगा। इनको ये क्वेश्चंस जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंसेप्ट हैं। तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन ध्यान से सुनते हुए चलें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इससे बहुत मेजर लॉस में पड़ जाएंगे, क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा इनके कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमने पिछला क्वेश्चन भी देखा था, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड था। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा जैसे कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मगर ये कुछ डीप केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। पिछला वाला तो 6th क्लास का क्वेश्चन था, क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंजेस, प्रॉपर्टीज़, ये सब तो फिर 6th क्लास की बुक्स में, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं प्लम पुडिंग मॉडल एटम का किसने डिस्कवर किया था, प्रपोज किया था। देखिए पुराने साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो रिसर्च किया करते थे और उसके बाद फिर अपने मॉडल बनाया करते थे और उस मॉडल को प्रपोज किया करते थे। फिर उस प्रपोज पे रिसर्च होती थी, वो प्रूफ करते थे कि जो उनने मॉडल बनाया वो किस बेसिस पे बनाया है। बस, तो उनमें से एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी खोज करी और उन्होंने 1897 के अंदर प्लम पुडिंग मॉडल बताया। पुडिंग का मतलब होता है केक, जो गोल गोल केक होता है। उनने ये बताया 1904 को कि जैसे ही उनने इलेक्ट्रॉन के मॉडल, इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बता दिया, एक मॉडल बनाया, इसमें एक एटम था, एटम में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर दिया था 1907 में। मगर 1904 में वो एक और चीज़ करते हैं, वो ये करते हैं कि एटम के न्यूक्लियस पे
होते हैं आप पॉजिटिव चार्जेस बीच में होता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर, जिसको बोलते हैं शेल, आउटर शेल। तो यही है प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको 1904 में जे थॉमसन ने सबके सामने प्रपोज किया था। ही proposed that an atom consists of a positively charged sphere at the electron and the electron are embedded into it। तो पॉजिटिवली चार्ज जो थे वो अंदर थे और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बाहर थे। तो ये जो प्लम पुडिंग मॉडल, इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, और इसको बताया था 1904 में जे थॉमसन ने। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है द पीएच वैल्यू ऑफ ए सैंपल ऑफ ए मल्टीपल डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि वो वाटर जो कई बार साफ़ हुआ हो, मल्टीपल टाइम डिस्टिल्ड हुआ हो, उस पानी का जो पीएच मान होगा यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू होगी, वो कितनी होगी। तो इसका आंसर है वेरी नियर टू 7। यानी कि ऐसा क्या है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ठीक, डिस्टिल्ड वाटर हैज़ ए न्यूट्रल पीएच दैट इज़ नीदर एल्कलाइन नॉर एसिडिक। जो पीएच 7 होती है, आप जैसे जैसे इसके दूर जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हो जाएंगी बेसिक, और जैसे जैसे आप उसके 7 से कम जाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी एसिडिक। एसिडिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सोर होता है, बेसिक होता है बिटर। तो इस तरह की के कंसेप्ट्स आपके यूज़ होंगे यहाँ पे। मगर फिर भी अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर ये पूछा है कि डिस्टिल्ड वाटर कैसे डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसका पीएच मान कैसे तय होता, कितना आता है। तो वो वेरी नियर टू 7 आएगा, क्योंकि वो कई बार न्यूट्रल हो चुका रहता है। और ऐसा इसलिए होता है, दिस इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस इन प्योर वाटर इज़ बैलेंस्ड। क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन जो रहते हैं प्योर वाटर के अंदर, वो बैलेंस्ड होते हैं। और प्योर वाटर का जो पीएच रहता है वो 7 रहता है, कब 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो आई होप ये जो आपको घुमावदार तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। मैं इस तरह के कई सीरीज़ लाता रहूँगा और इस तरह के कई क्वेश्चंस लाता रहूँगा, जिससे जो आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। ये क्वेश्चंस तो लास्ट ईयर सीडीएस के हैं ही, बट मैं आपको आने वाले समय में ये जो क्वेश्चंस हैं इनके कंसेप्ट वो आपको एसएससी बैंक और हर वो एग्ज़ाम जहाँ पे आपको जीएस की यूज़ होती है वहाँ पे आपको ये यूज़ होंगे। मैं आने वाले समय में हिंदी, इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, इन सभी बुक्स के रिव्यू करवाऊँगा। सो प्लीज़ बी रेडी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू।